नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। इनिशियली हमने पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया है जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश इतिहास के सोर्स पढ़े। आज सोर्सेज को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम हिमाचल प्रदेश का एंशेंट हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास, ये दूसरा लेक्चर है इस सीरीज़ में, सॉरी आपके हिस्ट्री की सीरीज़ में। इससे पहले ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आर्ट एंड कल्चर भी हमारा कंप्लीट, आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्राचीन निवासी कौन कौन से, उनका क्षेत्रीय, उनका कहाँ कहाँ पर रहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। ठीक है, यानी कि जब इंसान पत्थर युग में था, ठीक है, वहाँ उसकी चर्चा हम करते हैं। ठीक है जी। तो हिमालय क्षेत्र में प्राग ऐतिहासिक मानव के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। तो आप पहली चीज़ ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन फाउंड इन द हिमालयन रीजन अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो, अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन हिमाचल फुट हिल्स। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हिमाचल की तराइयों में मानव निवास करता था। हिमाचल के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं, ये नोट करने वाले पॉइंट हैं यहाँ पर, ये ज़रूर नोट करें। कांगड़ा का बाणगंगा क्षेत्र और ब्यास घाटियाँ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, यानी कि जो हमारा पाषाण युग है, पत्थर का युग है, उसमें कौन कौन से एविडेंसेस हमको मिलते हैं। तो कांगड़ा में बाणगंगा और ब्यास वैली जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सतलुज और नालागढ़ और बिलासपुर की सतलुज घाटियाँ। ठीक है, नालागढ़ और बिलासपुर क्षेत्र की जो सतलुज, उसके बीच का जो एरिया है वो भी इम्पोर्टेंट रीजन है। और सिरमौर की मारकंडा वैली, ठीक है, जहाँ पर मारकंडा नदी बहती है। तो 1, 2, 3, ये तीनों इम्पोर्टेंट प्राग ऐतिहासिक काल से महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गए। ठीक है जी। मिस्टर ओलाफ प्रूफर, एक नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ओलाफ प्रूफर। ठीक है, अंग्रेजी में भी लिखा है। 1951 में नालागढ़ के पास शिवालिक की तराइयों में क्वार्ट्जाइट की खोज की थी। ठीक है, क्वार्ट्जाइट की खोज की थी, एक प्रकार का पत्थर है क्वार्ट्जाइट, इसका, ठीक है, डिस्कवरी हुआ था, ठीक है, 1951 में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गई है, यहाँ से भी प्रश्न एग्जामिनेशन में बना है। और दूसरा, मिस्टर बी एल लाल, ये भी ज़रूर नोट करें। बी एल लाल ने 1955 में कांगड़ा के देहरा और गुलेर में, ठीक है, सोहन प्रकार के पत्थर के औजार पाए थे। ठीक है, सोहन टाइप्स ऑफ, ठीक है, ये भी मेयरली पत्थरों की बात हो रही है क्योंकि पत्थर का युग हम डिस्कस कर रहे हैं। और तीसरा, ये औजार ब्यास नदी और बाणगंगा के किनारे पाए गए थे, हम पहले ही बता चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट प्री हिस्टोरिकल एरा का महत्वपूर्ण सोर्सेज है जहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है जी, हरलंग्यार सिरमौर का क्षेत्र है कि शिवालिक पहाड़ियों में एक मानव प्रजाति का जीवाश्म मिला है जिसकी आयु लगभग 23.03 से लेकर 5.3 मिलियन वर्ष पूर्व की बताई जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया है, यानी कि सिरमौर में जो शिवालिक हिल्स की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो हमें कहाँ की जानकारी देते हैं, प्री हिस्टोरिक एरा की जानकारी देते हैं। ठीक है, इस जीवाश्म की आयु लगभग 9.1 मिलियन वर्ष मानी जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दिस फॉसिल इज बिलीव टू बी 9.1 मिलियन ईयर्स ओल्ड। इसकी पहली पहचान 1930 में G.E. लुइस के द्वारा की गई थी। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जरूर नोट करें। ठीक है, सिंधु घाटी क्षेत्र प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजातियों का निवास स्थान था। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रश्न बना है। सिंधु घाटी में कौन से लोग रहते थे, कौन सी जाति रहती थी, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ट्राइब्स। ये जाति रहती थी सिंधु घाटी में, उसके अवशेष भी देखने को मिलते हैं। ये लोग मुंडा भाषाएं बोलते थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज आ गई है, दे यूज़, ठीक है, दे यूज़ मुंडा लैंग्वेज। ठीक है, किसकी बात हो रही है, हिमाचल की बात हो रही है। ठीक है, जो आपके मेयरली
जो आपका सिंधु घाटी से संबंधित रीजन है। जैसे जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार हुआ, कुछ लोग हिमाचल की प्रवास कर गए। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। आर्यन्स लोग ही बसे हुए हैं ये सिंधु घाटी में मेरली, और ये हिमाचल की तरफ उनका प्रवास शुरू हो गया था। हिमाचल के सभी सबसे प्राचीन निवासी दास, बहुत इंपॉर्टेंट है, दस्यू और पणी माने जाते हैं या निषद कहलाते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के जो ओल्ड हैबिटेंट्स हैं उनको दास, दस्यू, पणी या निषाद कहा जाता है। तो अंग्रेजी में भी दास, दस्यू, पानीज एंड निषादास वर, ठीक है, अर्लीस्ट हैबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इन जातियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वेद इंपॉर्टेंट सोर्स है इन जातियों के बारे में। दास, दस्यू, पणी और निषाद को सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता माना जाता है। और एक महत्वपूर्ण लाइन आ गई है, ठीक है, यही व्यक्ति फॉर्मर थे, यानी कि इन्होंने ही फाउंड करी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये लोग काले रंग के थे और आर्योत्तर भाषाएं बोलते थे। ठीक है, यानी कि जो आपकी नॉन आर्यन लैंग्वेज थी उसको बोलने वाले लोग थे। शिवालिक क्षेत्र में शांबर इसका नाम है, शांबर एक शक्तिशाली दस्यू राजा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एमसीक्यूज करेंगे तो यहाँ पर शांबर राजा का जिक्र जरूर आएगा एमसीक्यूज में। ठीक है, उसके कई किले यमुना और ब्यास नदियों के बीच में बने हुए थे। शांबर को आर्य राजा दिवोदास ने पराजित करके मार डाला था। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 40 वर्षों तक लगभग युद्ध हुआ था। शांबर जो कि दस्यू का राजा है, ठीक है, और आर्यों का राजा दिवोदास है, इनके बीच में युद्ध हुए थे। अन्य दस्यू के नाम मिलते हैं उसमें चमूरी है, धुनी है, पिपरू है, सुषण है। तो दीज आर अनदर दस्यू, ठीक है, जो उस समय हिमाचल प्रदेश के निवासी हुआ करते थे। दूसरी जाति, तो अर्लीस्ट हमने दास दस्यू पढ़ लिया। ठीक है, दास दस्यू में हमने पणी पढ़ लिया, निषाद पढ़ लिया। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। मंगोल जाति के लोगों को भोता और किरत कहा गया है। ठीक है, द मंगोलॉइड पीपल कॉल्ड भोटाज एंड किरास। ठीक है, वे लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व हिमालय क्षेत्र में आकर बस गए थे। ठीक है, मंगोलिय क्षेत्र के लोग हैं, मंगोलॉइड पीपल हैं, जो कि 3rd सेंचुरी में हिमाचल प्रदेश में आकर बसे थे, और ये क्षेत्र में आने वाली दूसरी जाति थी। ठीक है, तो पहली दास दस्यू हो गए, पणी हो गए, और उसके बाद मंगोलॉइड, जिन्हें भोता या किरत कहा गया, ये दूसरी ट्राइब्स दूसरे लोग हिमाचल प्रदेश में बसने वाले थे। 3rd है खश। अब हम खशियों की बात करते हैं। खशों को क्षत्रिय माना जाता है और ये आर्य की एक शाखा थी। ठीक है, ये वैदिक आर्यों से पहले भारत आए थे। तो इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने कुछ कठोर वैदिक प्रथाओं का त्याग किया था। इन्हें मलेच या असभ्य भी कहा गया है। दे वर लेबल्ड एंड मलेच और बारबरियंस, इनको असभ्य लोग भी कहा गया है। खश लोग युद्ध प्रिय थे, प्राचीन लेखकों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, खश लोग क्या करते थे, मेरली युद्ध लड़ते थे। उस समय गायों के लिए मुख्यतः युद्ध होती थी। ठीक है, गाय जीतने के लिए जाते थे, जिसको गविष्टि शब्द भी वैदिक काल में कहा जाता। इन्होंने स्थानीय जनजातियों से मेल जोलकर उन्हें आत्मसात किया। ठीक है, मतलब कि इन्होंने क्या किया, जो खश लोग बाहर से आए, ठीक है, ये यहाँ के लोगों के साथ मिलना शुरू कर गए और उनके साथ शामिल हो गए। वर्तमान में ये लोग शिमला, सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर, हिमाचल के क्षेत्र में, और टिहरी, कुमाऊं, गढ़वाल उत्तराखंड में भी ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें एक योद्धा वर्गा, जिसको खूंद कहा जाता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। खूंद यानी कि आज के समय में जब हमारा कहीं पर देवता जाता है, ठीक है, तो देवता के साथ जितने भी लोग जाते हैं उन्हें खूंद कहा जाता है। ठीक है, खूंद को शठा और पाशा यानी कि 60 और, ठीक है, शठा का मतलब होता है और पाशा का मतलब होता है ऐसे शस्त्र जो ये प्रयोग करते हैं, धारण करते हैं अपने पास युद्धों के लिए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है ये भी, ये हमने ट्राइब्स में भी पढ़ी है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडो आर्यंस की। बाद में आर्यों को इंडो आर्यन कहा गया। ठीक है, मैक्स मुलर की ये थ्योरी है कि आर्यन लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे।
इनिशियली वो पंजाब में बसे थे और पंजाब के बाद धीरे धीरे वो हिमाचल प्रदेश की तरफ भी बसे और उनको हमने आर्यन कहा। ठीक है, तो उन्होंने हिंदू कुश दरों से प्रवेश किया था और सिंधु घाटी में बस गए थे। तो इनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हिंदू कुश ये दर्रा कहाँ पर देखने को मिलेगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। वहाँ से प्रवेश होकर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि पाकिस्तान और भारत के क्षेत्र में बस गए थे। इन्होंने इन क्षेत्र को सब सिंधु कहा जाता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पर आर्य लोग बसे उस क्षेत्र को सब सिंधु या 7 नदियों की भूमि कहा गया। 7 नदियों में सतलुज आती हैं, सिंधु नदी आती हैं, ठीक है, आपके यमुना आती हैं, है ना, सरस्वती आती हैं, सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जिसे सब सिंधु कहा गया। ऐसे सब सिंधु समय पंजाब रीजन को कहा जाता था। उन्होंने स्थानीय निवासियों को अधीन कर लिया। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया? जो लोकल लोग थे उनको अपने अधीन कर दिया, उनको अपना दास बना दिया। पंजाब से होते हुए हिमाचल की तराई क्षेत्रों की ओर बढ़े, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और उन्होंने मैदानों और पहाड़ियों दोनों पर प्रभाव डाला। ठीक है, महाभारत में 4 जनपद का उल्लेख मिलता है जिसमें औदुंबर, त्रिगत और कुलुत और कुनिंद है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लोगों में, हिमाचल प्रदेश के जो इनहेबिटेंट्स हैं उसमें औदुंबर हैं, त्रिगत हैं, कुलिंद है और ठीक है और आपका कुलुत है। इन 4 का डिस्क्रिप्शन मिलता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ चुके हैं। जनपद, ठीक है, जो जनपद हैं, जो आपके 16 महाजनपद हुए। हिमाचल को ऋग्वेद में हिमवंत कहा गया है। बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऋग्वेद में हिमाचल प्रदेश को किस नाम से जाना गया है? हिमवंत। महाभारत में हिमाचल क्षेत्रों को जनपदों का वर्णन मिलता है, तो इसको एक जनपद कहा गया है। उस समय 16 महाजनपद हुए। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में जो जनपद हैं, उल्लेखित जनपद कौन से हैं? औदुंबर हैं, त्रिगत हैं, कुलुत हैं, कुलित हैं, यानी कि 4 इनिशियली इम्पोर्टेंट ये राज्य हुआ करते जिसको हम आज राज्य बोलेंगे। उस समय उनको क्या बोला जाता था? ठीक है, जनपद कहा जाता था। ठीक है, तो जनपद में 4 जनपद हुए, औदुंबर, त्रिगत, कुलिंद और ठीक है कुनिंद। सबसे पहले हम औदुंबर की बात कर लेते हैं। औदुंबर का उदय औदुंबर या उदुंबर भी कहा जाता है। ठीक है, औदुंबर को हम उदुंबर भी कहा जाता है। औदुम्बरा पर ऑल्सो नोन उदुम्बरा और उदुम्बरा। ठीक है, ये प्राचीन हिमाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक थे। ठीक है, ये जरूर नोट करना है कि औदुंबर लोग कहाँ कहाँ रहते थे? तो कांगड़ा घाटी में, मुख्यतः पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर जिलों में बसे हुए थे, यानी कि पंजाब और कांगड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों में औदुंबर जो महाजनपद था वो देखने को मिलता, जनपद देखने को मिलता। महाभारत में उल्लेख है कि वे विश्वामित्र के वंशज थे। इनको विश्वामित्र का वंशज माना जाता है अकॉर्डिंग टू महाभारत। ये कौशिक कुल से संबंधित थे। ठीक है, कौशिक इनका कुल था। इनके सिक्के कांगड़ा, ज्वालामुखी, पठानकोट, गुरदासपुर और होशियारपुर में पाए गए हैं। ठीक है, देयर कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन कांगड़ा, ज्वालामुखी, पठानकोट, गुरदासपुर एंड होशियारपुर। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं औदुंबर रीजन के बारे में। ठीक है, एडिशनल रेफरेंस की देख लेते हैं। बौद्ध विद्वान चंद्रगोमिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम आ गया है, इसको नोट करें। बौद्ध विद्वान जो चंद्रगोमिन थे 5वीं शताब्दी में, ठीक है, अपनी पुस्तक वृत्ति नाम की पुस्तक लिखी है उन्होंने। ठीक है, वृत्ति एक पुस्तक लिखी थी चंद्रगोमिन ने। औदुंबरों को शालवों का एक भाग बताया था। ठीक है, शाल्व जाति का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था। शाल्वों का उल्लेख 8वीं शताब्दी बीसी होता है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, में रचित एक ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, उसमें भी मिलता है। जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल के बाद इंपॉर्टेंट हमारा उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल में ही ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे, अरण्यक लिखे गए थे, ठीक है, उपनिषद लिखे गए थे, जिसमें ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट शतपथ ब्राह्मण है जिसमें शाल्वों का जिक्र देखने को मिलता है। ठीक है, और चंद्रगोविंद कहता है कि ये लोग शाल्वों का ही पार्ट हैं। ठीक है, किसकी बात हो रही है? औदुंबर्स की बात हो रही है।
ठीक है। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में अंकित सिक्कों में उनके शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी कि इनकी लैंग्वेज कौन सी होगी। इनिशियली भारत में ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट ही चलती थी। ठीक है, जिसमें इनके सिक्के मिले हैं और उस सिक्कों में इनके शासन की जानकारी मिलती है। ये शिव भक्त थे और शैव धर्मलंबी थे, यानी कि शैव धर्म से संबंधित थे औदुंबर। महान संस्कृत विद्वान पाणिनि ने 5वीं शताब्दी में गणपाठ में औदुंबरों का उल्लेख किया है। तो एक किताब लिखी है गणपाठ। ठीक है, पाणिनि या ग्रेट संस्कृत स्कॉलर ऑफ 5th century BC मेंशन्ड औदुंबरा इन हिज गणपाठ। ये किताबें ज़रूर लिखें आप, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि किस किताब में औदुंबरों का जिक्र देखने को मिलता। ठीक है, एक और नाम आता है जे प्रेजुलस्की। ठीक है, ये एक इंग्लिश राइटर हुए हैं। ठीक है, इनके अनुसार आर्यों के आक्रमण से ही औदुंबर जाति में विभाजन हो गया था। ठीक है, और देयर टेरिटरी ले ऑन अ ट्रेड रूट फ्रॉम तक्षशिला टू द गंगेटिक वैली, अर्थात उनका जो क्षेत्र था, ठीक है, औदुंबर जो रीजन है, तक्षशिला जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है, गंगा घाटी तक व्यापार का मुख्य मार्ग हुआ करता था। पठानकोट, कांगड़ा, नूरपुर और चंबा से आने वाले व्यापारिक मार्गों का संगम हुआ करता था। कौन सा? औदुंबर जो क्षेत्र है। ठीक है, उनके पास चुने हुए राजा, ठीक है, वाला गणराज्य प्रणाली थी। बाद में यह राजशाही में बदल दी गई थी, यानी कि इनिशियली वहाँ पर भी लोकतंत्र देखने को मिलता है, डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे औदुंबर में क्या हो गया था, ठीक है, राजशाही शुरू हो गई थी। इनके सिक्कों पर महादेव शब्द देखने को मिलता है। ठीक है, महादेव शब्द राजा के नाम के साथ लिखा होता है, यानी कि ये शैव धर्म को मानते हैं। ठीक है, इससे हमको ये पता चलता है, ठीक है, कि ये सभी लोग क्या थे, शिव भक्त थे। ठीक है, सिक्कों पर बने बैल की आकृति, ठीक है, बैल की आकृति जो कि शिव के वाहन नंदी को दर्शाती हैं, तो इनके सिक्कों पर बैल की आकृति देखने को मिलती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशन में। कॉइन्स वर मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर इश्यूड बाय कम्युनिटी और किंग। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है। जो सिक्के थे वो किस चीज़ के बने होते थे, तांबे के और चांदी के बने होते थे, जो समुदाय या राजा के द्वारा जारी किए जाते थे। प्रयुक्त लिपियां कौन सी थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप ठीक है, निश्चिंत होकर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का तरफ जा सकते हैं। ये यहाँ की महत्वपूर्ण लिपियां हुआ करती थी। सिक्कों पर किस किस चीज़ के, ठीक है, चिन्ह मिलते थे, तो हाथी के चिन्ह देखने को मिलते हैं। ठीक है, वृक्ष के देखने को मिलते हैं, चक्र के देखने को मिलते हैं, सांप के देखने को मिलते हैं, ऋषि विश्वामित्र और नंदी मैं बता ही चुका हूँ, और त्रिशूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्वास्तिक के चिन्ह देखने को मिलते हैं। सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, सिक्कों पर कौन कौन से, ठीक है, जो सिंबल्स थे, एलिफेंट, ट्री, औदुंबरा ट्री जिसको बोलते हैं, चक्रा, स्नेक, ऋषि विश्वामित्रा, नंदी, ठीक है, ट्राइडेंट और स्वास्तिका। ये जरूर नोट करें, यहाँ से एग्जामिनेशन में प्रश्न बनेंगे। उल्लेखित राजा कौन थे इस काल में, ठीक है, औदुंबरा के, तो धरा घोषा, महादेव, शिवदास और रुद्रदास, ये प्रमुख रूलर देखने को उस समय मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई हैं चीजें। मुख्य व्यवसाय क्या था उस समय, औदुंबरों का भेड़ पालने का काम करते थे। ठीक है, ऊन के वस्त्र पहनते थे। ठीक है, केतुम्बरा यानी कि जो वस्त्र कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, केतुम्बरा क्या है, ठीक है, क्लोथ्स वर ब्यूटीफुली एम्ब्रॉयडर्ड। ठीक है, केतुम्बरा एक इम्पॉर्टेंट हम टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसका मतलब एम्ब्रॉयडरी से संबंध है। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में उनकी आर्थिक समृद्धि का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, द विनय की बात कर रहे हैं, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, मेंशन देयर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। कनिंगम के अनुसार नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था, औदुंबर से ही आया था ये नाम। ठीक है, तो इनिशियली हम धमेरी के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। नूरजहां के नाम पर इसका नाम नूरपुर पड़ा था। वर्तमान गद्दी समय,
ठीक है, वर्तमान गद्दी समुदायों को औदुंबर से ही जोड़ा जाता है कि ये जो भेड़ पालने का काम करते हैं गद्दी जनजाति के लोग, ये शायद औदुंबर से ही इनका जन्म हुआ है। तो औदुंबर के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो जनपद आता है वो त्रिगर्त है। त्रिगर्त की बात करते हैं तो महाभारत के अनुसार त्रिगर्त की स्थापना सुशर्मा चंद ने करी थी, जिन्होंने कौरवों की सहायता की थी। तो यानी कि महाभारत काल में ही त्रिगर्त राज्य की स्थापना हो गई थी बाय सुशर्मा चंद। सुशर्मा चंद, ठीक है, महाभारत काल में कौरवों की तरफ से पांडवों के अगेंस्ट लड़ता है। ठीक है, सुशर्मा की राजधानी मुल्तान थी। मुल्तान आज भी आपको देखने को मिलता है कांगड़ा में। ठीक है, और उन्होंने नगरकोट किले का निर्माण करवाया था। बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, जरूर नोट करें इतिहास पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से प्रश्न बने हैं और बनने की भी संभावना रहती है। ठीक है, त्रिगर्त और जालंधर को एक ही क्षेत्र के लिए एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता था। ठीक है, यानी कि जो त्रिगर्त है, जालंधर एक ही नाम देखने को मिलता है। त्रिगर्त का ही नाम जालंधर है और जालंधर का ही नाम त्रिगर्त है। ठीक है, त्रिगर्त पहाड़ियों में था, जबकि जालंधर मैदानों में। दोनों को रावी, ब्यास और सतलुज नदियां सींचती थी। ठीक है, यानी कि जो पहाड़ी रीजन है उसको त्रिगर्त कहा गया और उसी का जो क्षेत्र जो आपका प्लेन एरिया है उसको जालंधर नाम से जाना गया। और प्रमुख रिवर कौन सी थी त्रिगर्त की? तो 3 नदियां जो आज भी बहती हैं, रावी, ब्यास और सतलुज। त्रिगर्त हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन रियासत मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सबसे पुरानी रियासत, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। त्रिगर्त रियासत को माना जाता है। त्रिगर्त का उल्लेख महाभारत में देखने को मिलता है, पुराणों में देखने को मिलता है, पाणिनि की रचनाओं में देखने को मिलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है त्रिगर्त के बारे में। सुशर्मा चंद जो कि त्रिगर्त का राजा हुआ, ठीक है, जिसने त्रिगर्त की स्थापना करी थी। मत्स्य देश के राजा विराट पर हमला किया, जहां पांडवों ने शरण ली थी। ठीक है, तो ये भी एक कहानी देखने को मिलती है। और महाभारत और वीर संहिता में त्रिगर्त का पंजाब की जनजातियों और योद्धों से संबंध बताया गया है। ये योद्धों भी एक प्रकार की ट्राइब्स हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पाणिनि ने इसे त्रिगर्त षष्ठ कहा है। ठीक है, त्रिगर्त यानी कि त्रिगर्त छठा कहा है इसको, तो ये भी आप नोट कर लें। और 2nd सेंचुरी BC में, ठीक है, 2री शताब्दी में एक सिक्के पर त्रिकटा जनपदस ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, जो इस गणराज्य का सिद्ध करता है। यानी कि इसका नाम त्रिकटा, ठीक है, जनपदस देखने को मिलता है। ठीक है, एक सिक्का यहां से प्राप्त हुआ है। कशिका में 6 संघों का उल्लेख है। ठीक है, कौंडोपारत, क्रॉस्टिक, दंडकी, जानकी, जलमणि और ब्रह्मागुप्त। ठीक है, ये थोड़े से बहुत भारी भरकम शब्द हो गए हैं, मुझे लगता है याद रखने में भी परेशानी होगी। ठीक है, तो इनको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो आपको याद करनी ही पड़ेगी, उसको मैं प्रॉपर तरीके से मेंशन करवा दूंगा। ठीक है, ब्रह्मागुप्त के संबंध में ब्रह्मपुत्र से और जानकियों का राजा सुशर्मा से बताया गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हैबिटेंट हम कुलुत जनपद की बात कर लेते हैं। कुलुत के फाउंडर किसको माना जाता है? विहंगमणि पाल को माना जाता है। ठीक है, कुलुत रियासत जो आज के कुल्लू में पड़ती है। ठीक है, त्रिगर्त आज के कांगड़ा में, औदुंबर आज का कांगड़ा और जो आपका पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र वहां पर बसा हुआ है। ठीक है, कुल्लू की राजधानी नगर थी, ब्यास नदी के किनारे। आज भी नगर को देखा जा सकता है कुल्लू में। पाणिनि के कतरा कांड में उल्लेखित है। ठीक है, तो पाणिनि ने इसको डिस्क्राइब किया है प्रॉपर तरीके से। सबसे प्राचीन प्रमाण कुल्लू घाटी से मिले हैं। राजा बिरायस्य के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, लगभग 100 ईस्वी में राजा बिरायस्य ने रूल किया था, तो उस समय के सिक्के यहाँ पर प्राप्त हुए हैं और सिक्के खरोष्टी लिपियों में ही प्राप्त हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, और कुलुत क्षेत्र ऊपरी ब्यास घाटी का उल्लेख रामायण, महाभारत और विष्णु पुराण में भी मिलता है। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यहाँ पर भी देखने को मिलता है कुलुत के बारे में।
बृहत संहिता और मार्कंडेय पुराण में भी, ठीक है, कुलुत की जानकारी हमको मिलती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षसा में कुलुत को एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई बताया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 324 ईस्वी पूर्व राजा हुआ, ठीक है, ठीक है जी, मगध महाजनपद का, ने कुलुत और अन्य हिमालयी राज्यों के साथ संधि की थी, ये भी माना जाता है, ठीक है। और इसके बाद आता है कुलिंद, ठीक है। कुलिंद विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण डिस्क्राइब कुनिदाद एज अ हिल पीपल, तो ये भी हम नोट कर लेते हैं। विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में कुलिंदों को पर्वतीय जाति बताया गया है, ठीक है। और वे ब्यास, सतलुज, यमुना, शिमला, सिरमौर की पहाड़ियों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। मुख्यतः जो ये आपके अदुम्बर शासक हैं, ये शिमला और सिरमौर के क्षेत्र, सॉरी अदुम्बरा के नहीं, कम कुलिंदों की बात कर रहे हैं, ये शिमला और सिरमौर की पहाड़ियों में देखने को मिलते हैं। अंबाला और सरानपुर तक फैले थे, ठीक है। कुलिंद औदुंबर, त्रिगत और कुलुतों के समकालीन थे और मैदानी क्षेत्रों में योधे, मालव और अजून्य जातियों के भी ये समकालीन थे, कंटेम्पररी थे, उन्हीं के समय मैदानी क्षेत्रों में योधे देखे गए थे। पद्मा पुराण के अनुसार महाराजा बलि और महाराजा विराट इनके प्रमुख शासक थे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन देखने को मिलती है, महाराजा बलि और महाराजा विराट, ठीक है, जो कि प्रमुख क्या माने जाते हैं, ठीक है, प्रमुख क्या माने जाते हैं, इनके इम्पॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं। क्लियर हो गया है। बलि की राजधानी नगर यानी कि शिमला, ठीक है, शिमला नगर, और विराट की राजधानी, ठीक है, हाटकोटी में देखने को मिलती थी, ठीक है। हाटकोटी की चर्चा हमने करी है पहले भी, ठीक है, जहां पर प्रसिद्ध मंदिर भी आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया है। तो ये विराट नगर की राजधानी हुआ करती थी। पांडवों ने अपना अज्ञातवास इसी क्षेत्र में बिताया था। ये क्षेत्र बाद में कुषाणों के अधीन आ गए, लेकिन कुलिंदों ने योद्धाओं के साथ मिलकर उन्हें बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो ये भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। आइडेंटिटी एंड लीगेसी की बात कर लेते हैं। वर्तमान में कुल्लू, शिमला और सिरमौर की पहाड़ियों में रहने वाले जो कानेट और कुनेट हैं, कुलिंद ही माने जाते हैं, ठीक है। जो खनेट लिखते हैं अपने आप को, ठीक है, उन्हें हम कुलिंद ही मानते हैं। कनेट दो भागों में डिवाइडेड हैं, एक को हम खश बोलते हैं, दूसरे को राव बोलते हैं, ठीक है। तो खनेट, खश और राव को ही कहा जाता है। उल्लेख मिलता है महाभारत, विष्णु पुराण, वायु पुराण, मार्कंडेय पुराण में इन सब का उल्लेख देखने को मिलता है। महाभारत में कहा गया कि अर्जुन ने कुलिंदों को पराजित किया था, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। और माबी या मावड़ा नामक नाम कनेट वो खशों के प्राचीन पहाड़ी वंश से जोड़े जाते हैं। तो मावियों के बारे में भी हमने पढ़ा है, मावड़ा के बारे में भी हमने पढ़ा है। आर्यों के आने से पहले कनेट और खश पहाड़ों के शासक थे। इनकी कॉइन्स की बात कर लेते हैं। इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए जिन पर केवल एक नाम अमोघ भूति लिखा होता था, जो कि एक प्रसिद्ध शासक था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है सिक्कों से संबंधित, तो इसके बारे में आप नोट कर सकते हैं चीज़ों को। अमोघ भूति संभवतः एक उपाधि थी, ना कि एक व्यक्तिगत नाम, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अमोघ भूति बेशक राजा को कहा जाता था उस समय। सिक्कों पर प्राकृतिक लिपि में लेख देखे गए थे, ठीक है। तो इसमें आप इससे पहले आपने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के बारे में देखा था, तो यहाँ पर आप प्राकृतिक लिपि में देख रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक आपका लीजेंड्स, दो प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं इसमें, चांदी और तांबे के। चांदी के सिक्कों पर आगे प्राकृतिक और पीछे खरोष्टी लिपि में लिखा होता था, ठीक है, जबकि कॉपर तांबे के सिक्के में स्थानीय उपयोग के लिए लिए जाते थे। सामान्यतः ये ब्राह्मी लिपि में ही लिखे जाते थे, ठीक है। ब्राह्मी लिपि कुलिंदों की प्रमुख लिपि थी, ठीक है। ब्राह्मी लिपि कुलिंदों की प्रमुख लिपि थी। कुलिंद आर्थिक रूप से अत्यंत समृद्ध और उनके चांदी के सिक्के इसका प्रमाण माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुलिंदों के सिक्कों की खोज कहाँ कहाँ पर हुई है। 54 सिक्के या 54 मेवा टप्पा, ये जगह पड़ती है हमीरपुर में, वहां से प्राप्त हुए हैं। 3 सिक्के, ठीक है, इनके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ज्वालामुखी से, ठीक है। 54 ये हम पढ़ चुके हैं, मेवा टप्पा हमीरपुर, और 3 कॉइन्स एट ज्वालामुखी,
दो प्रकार के शासक देखने को मिलते हैं, अमोघ भूति जो कि एक टाइटल था उस समय, और दूसरा देखने को मिलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं चित्रेश्वरा, ठीक है। तो चित्रेश्वरा ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट टाइटल देखने को मिलता, ठीक है। लिपियां कौन सी थी, ब्राह्मी और खरोष्टी हम पढ़ चुके हैं। सिक्कों पर चित्र किसके देखने को मिलते हैं, तो सिक्कों पर लक्ष्मी माता के चित्र देखने को मिलते हैं, हिरण के चित्र देखने को मिलते हैं, ठीक है, ट्री के वृक्षों के देखने को मिलते हैं, और त्रिरत्न, ठीक है, बौद्धिस्ट सिंबल के जो 3 रत्न हैं, ठीक है, उसके भी सिंबल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। कुनिंद बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को मानते थे, क्योंकि यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जिसको हम बुद्ध, संघ और धम्म कहते हैं, ठीक है, उनके भी चित्र देखने को मिलता है। तो संभवतः ये बौद्ध धर्म के भी अनुयायी थे, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं योद्धों के बारे में, ठीक है। योद्धे ये पंजाब के मैदानी भागों में सतलुज और यमुना नदियों के बीच में रहते थे, ठीक है। योद्धे गणराज्य 14वीं शताब्दी ईस्वी की, ठीक है, जो 14 सेंचुरी हुई है, ठीक है, तक समृद्ध रहा और फिर समुद्रगुप्त द्वारा पराजित किया गया था, ठीक है। तो ये आपको इंग्लिश में भी डिस्क्रिप्शन देखने को मिल रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इलाहाबाद स्तंभ लेख में योद्धों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। और ऋग्वेद में वर्णित, ठीक है, गंधर्व रिपब्लिक यानी कि गंधर्व जो राज्य हुआ करता था, जो कि आज का किन्नौर है, इसकी राजधानी हुआ करती थी कामरू, ठीक है, कामरू इसकी राजधानी हुआ करती थी। गंधर्व राज्य कौन सा था, ठीक है। असुर राज्य, असुर गण इसको बोल सकते हैं, रामपुर विषय इसका क्षेत्र था और इसकी राजधानी हुआ करती थी शोणितपुर जिसका नाम है आज, ठीक है, आज नाम क्या है, आज है सरहान, ठीक है। कुलुतगण, ठीक है, कुलुत या कुलु जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। हिडिंबा को यहाँ की एकमात्र महिला शासिका माना जाता है, ठीक है, तो ये भी देखने को मिलता है। और फिर आता है आपका शतुद्रगण, ये बिलासपुर क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन यहाँ से सिक्कों से बहुत प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट आपके क्लेम जो आपके इनहेबिटेंट्स हैं उनके क्रोनोलॉजी पूछता है, अदुम्बर क्षेत्र कौन सा है, कुलिंद क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, त्रिगत क्षेत्र कौन सा है, राजधानियाँ कौन सी है, इम्पोर्टेंट सिक्कों से जानकारी मिलती हैं, लिपियों से जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम हिमाचल प्रदेश का मेडिवल हिस्ट्री, मुगल शासन और मुस्लिम शासन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद गोरखा वॉर्स, मॉडर्न हिस्ट्री भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।